हेलो एस्पिरेंट्स। तो नीट 2025 में अब 4 महीने बचे हुए हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में एग्जाम हो जाएगा। ठीक है। तो 4 महीने बचे हुए हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा सा ये चैलेंज कर दिया था कि 4 महीने में नीट क्रैक नहीं हो सकता है, बट एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं। ठीक है। तो कुछ बच्चों ने इसे बहुत सीरियसली लिया, कमेंट भी किया कि वो 4 महीने में नीट क्रैक करके दिखाएंगे। ठीक है। तो मैं उनकी सक्सेस का वेट कर रहा हूँ। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ एक ऐसा ही टॉपिक लेकर के आया हूँ, जैसे टोटल केमिस्ट्री में तुम्हारे 32 चैप्टर्स हैं या 30-32 चैप्टर्स हैं। तो मैं उसमें से आधे से भी कम 13 चैप्टर्स ही ऐसे लेकर के आया हूँ, जिसमें से 180 टोटल मार्क्स है ना, तो उसमें से 13 चैप्टर्स ऐसे लेकर के आया हूँ जिसमें से तुम 150 मार्क्स आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। यानी नीट में उसमें से 150 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है कि अगर तुम पूरा पढ़ रहे हो, देखो मेरा पर्पस इस वीडियो बनाने का ये नहीं है कि तुम सारे चैप्टर्स को छोड़ दो और सिर्फ इन चैप्टर्स पे ध्यान लगाओ। मेरा मेन पर्पस है इस वीडियो का कि अगर तुम एक कंसिस्टेंट स्टूडेंट हो, ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, तुम्हारे मॉक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, दे रहे हो, मैं मार्क्स डिटरमाइन नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे कि 600 प्लस आ रहे हैं, 650, 500, 400, कुछ नहीं। तुम कंसिस्टेंट हो, तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो, तुम सारी चीजें पढ़ रहे हो, सिलेबस कवर कर रहे हो, बस मैं ये चाह रहा हूँ। ठीक है। तो अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो तो तुम्हें क्या चाहिए कि जब भी कोई ऐसे टॉपिक्स या ऐसे चैप्टर्स आते हैं जो एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली दिखे हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या करना है, तुम ज्यादा प्रायोरिटी पे रखो। इसे ही मास्टर स्ट्रैटेजी कहेंगे। ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगा के करना पड़ता है। तो जैसे देखो, अगर तुम बायो का एग्जांपल लो तो लिविंग वर्ल्ड हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, और तीसरा हो गया जेनेटिक्स। अगर मैं तीनों को एक साथ रखूं, तीनों को सेम प्रायोरिटी पे रखूं, तो ये बेवकूफी होगी, क्योंकि लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जितने एक साथ क्वेश्चन नहीं देंगे, जेनेटिक्स अकेले उतने क्वेश्चन दे जाएगा। ठीक है। तो इसलिए अगर मैं ऐसे रहूं तो मैं जेनेटिक्स को ज्यादा प्रायोरिटी पे रहूंगा, और वही तुम लोगों को भी करना चाहिए। यही एग्जाम्पल मैं केमिस्ट्री में बता रहा हूँ कि 30-32 चैप्टर्स हैं, तो सबको पढ़ना तो सबको है, लेकिन प्रायोरिटी पे वो चैप्टर्स रखना जो कि अभी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें से 150 मार्क्स तक आराम से देख लोगे तुम। ठीक है। तो 150 मार्क्स मेरे खुद केमिस्ट्री में 180 में से 175 आए थे। ठीक है। वो ऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन गलत हो गया मुझसे, वो याददाश्त की वजह से हो गया। ठीक है। रिएक्शन मुझे याद नहीं था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम ये कर लेते हो तो इवन 180 भी आ सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा बेस क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो चलो वीडियो शुरू करता हूँ। आज मैं कोई नोट लिख कर लेके नहीं लाया हूँ, तो तुम लोगों को एक कॉपी लेनी चाहिए। कॉपी पेन लेके बैठो, उसमें चैप्टर्स के नेम लिखो, मैं मार्किंग भी बताता चलूंगा कितने मार्क्स आता है, उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना लेना। ठीक है। जो चैप्टर्स बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इग्नोर मत करना। ठीक है। सबसे पहले बात करता हूँ फिजिकल की। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में जो सबसे पहला चैप्टर है, मोल कॉन्सेप्ट। इजी चैप्टर है, हल्के में ले लेते हो, छोड़ देते हो, या फिर चलो कर भी लेते हो तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते हो। लेकिन सही बताऊं तो मोल कॉन्सेप्ट का जैसे रेशियो वाला क्वेश्चन तुमने देखा होगा, मॉक टेस्ट में देखा ही होगा कि रेशियो के क्वेश्चन उसमें से बनाते हैं। इवन फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला निकालने के लिए दे दिया जाता है, या फिर मास निकालने दे दिया जाता है, या फिर बहुत सारे रेशियो वाले क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। ठीक है। तो तुम्हें दिखने में तो ईज़ी लगता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं इसके जो कि तुम्हें घुमा लेते हैं, और नीट तो वही क्वेश्चंस पूछता है जो तुम्हें घुमा ले जाएँ। ठीक है? इसलिए तुम्हें क्या करना है, मोल कॉन्सेप्ट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेना। 3 क्वेश्चन तक इसमें से आ जाते हैं। ठीक है? हल्के में मत लेना इसे। ईज़ी क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से हो जाएँगे तुमसे, अगर तुम एक बार अच्छे से पूरा चैप्टर कर लो। सेकंड चैप्टर है तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो 3 क्वेश्चन तो आराम से दे देगा तुम्हें। ईज़ी चैप्टर है, एक बार पढ़ोगे, किसी अच्छे टीचर से पढ़ लोगे ना सिर्फ, आराम से हो जाएगा। ठीक है। तुम्हें इवन क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट करना चाहिए, लेकिन उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर तुम ये एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में अच्छे से कर लेते हो, तो मॉडर्न फिजिक्स, फिजिक्स में अगर सबसे बड़ा मार्क्स देने वाला कोई यूनिट है, तो वो है मॉडर्न फिजिक्स। ये बात सबको क्लियर है? तो मॉडर्न फिजिक्स में पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर आधा पूरा भरा हुआ, मतलब आधा जो मॉडर्न फिजिक्स है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर ही है, ऐसा मान लो। तो मैं कह रहा हूं, अगर तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर इधर कर लेते हो तो इधर तो 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें, उधर भी 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो समझ रहे हो, 3 3 6 क्वेश्चन, यानी 6 चौक 24 मार्क्स, 20 मार्क्स आराम से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर करने से मिल जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। ठीक है। यही स्मार्ट स्ट्रेटजी करो कि अगर एक चैप्टर करने से तुम्हें इतना ज्यादा फायदा हो रहा है, तो उसे एक बार में ही इतने अच्छे से करो, इतना अच्छा टाइम दे दो कि बाद में तुम्हें टाइम देने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटजी करो। तीसरा चैप्टर है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में 2 पार्ट आ जाते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल चलो हो जाएगा तुमसे, ईजी है, क्वेश्चन भी ठीक ठाक आते हैं, उतने भी नहीं बट आ जाते हैं, एक आ जाता है। ठीक है। देख लेना उसे। आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करूं ना, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। अगर तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे रखे होगे ना उस पे, तो तुम्हें समझ आ जाएगा, लेकिन अगर तुमने क्वेश्चंस नहीं किए होंगे तो फिर तो गए तुम, आराम से गए। अगर तुम सिर्फ नोट्स देख के चले जाते हो टेस्ट में, या फिर सिर्फ फॉर्मूलाज याद करके चले, नहीं होंगे तुमसे। ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, इसके फॉर्मूलाज भी याद करने हैं, थ्योरी भी देख लेना, थोड़ी थ्योरी तो इतनी है नहीं बट फिर भी देख लेना। साथ ही साथ ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाई क्यूज मॉड्यूल जो भी मिले वो कर डालना, क्योंकि अगर आयनिक इक्विलिब्रियम बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जाओगे तो हिलेगा भी नहीं वो,
बहुत अच्छे ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 3 क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं इस इक्विलिब्रियम में से। तो अगर फिजिकल में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, अगर सबसे हार्ड कोई चैप्टर मुझे लगता है वो है आयनिक इक्विलिब्रियम, सिंपल सी बात है। मुझे लगता था नीट में भी मुझे ये मार्क दे देगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए, मैं उसके लिए प्रिपेयर होके गया था, ठीक है? तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों को सँभाल लेना, आराम से एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। लास्ट में फिजिकल का एक चैप्टर बता देता हूँ, जो 12th का है, वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो 12th में 3 ही तो चैप्टर्स हैं, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्पेशली बोल रहा हूँ, उसमें से अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अच्छे मतलब कि ठीक-ठाक लेवल के, अच्छे का सेंस है कि अच्छे टाइप के क्वेश्चंस, बट लेवल मीडियम ही रहता है, ठीक है? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो एक तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के होते हैं, दूसरे रिडॉक्स के होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो बेस है ना, वो रिडॉक्स बनाता है। तो अगर तुम्हारा रिडॉक्स उधर सही होगा ना, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी सही हो जाएगा। तो तुम समझ लो 3 क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दे रहा है, तो 1 क्वेश्चन रिडॉक्स भी दे देगा उधर से। तो ऐसे थोड़ा स्ट्रेटजी बनाओ कि अगर तुम 1 इधर कर लेते हो, तो 2 का फ़ायदा हो गया ना तुम्हें। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे से कर लेना। केमिकल काइनेटिक्स में जो ग्राफ है ना तुम्हारे, तुम समझ रहे हो कि ग्राफ कितने इंपॉर्टेंट है, वो फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, ज़ीरो ऑर्डर का। तो तीनों के ग्राफ को अच्छे से देख लेना। फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ, ज़ीरो ऑर्डर का ग्राफ आते हैं क्वेश्चन उसपे, ठीक है? आते ही आते हैं। एक न्यूमेरिकल भी आ जाता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स ईज़ी चैप्टर है, बहुत ईज़ी चैप्टर है, एक बार पढ़ लोगे आराम से हो जाएगा तुम्हारा। 12th का फिजिकल तो वैसे भी ईज़ी है, ठीक है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स दोनों को अच्छे से कर लेना, एक बार अच्छे से टाइम दे देना, आराम से हो जाएगा, बहुत ईज़ी चैप्टर्स होते हैं, ठीक है? ये बात रही तुम्हारे फिजिकल की। फिजिकल में ज़्यादा कोई हार्ड चैप्टर है नहीं, सिवाय इक्विलिब्रियम के, जो मुझे लगता है, ठीक है? हो सकता है तुम्हें ईज़ी लगता होगा, बट बाकी चैप्टर्स बहुत अच्छे हैं, आराम से हो जाएँगे तुमसे, ठीक है? अब आ जाते हैं इनऑर्गेनिक पे। मैं सही बताऊँ अगर, तो अगर तुम्हें केमिस्ट्री में किसी से डरना चाहिए, वो है इनऑर्गेनिक, ठीक है? मैं इसका रीज़न बताता हूँ। फिजिकल में तुम्हारा जो सिलेबस है वो डिफाइंड है, ऑर्गेनिक का डिफाइंड है। और इनऑर्गेनिक का सिलेबस ही नहीं पता। पी ब्लॉक अगर खोल लूँगा ना, पता ही नहीं कहाँ तक पढ़ना है, कहाँ से शुरू करना पता ही नहीं है, ठीक है? सिलेबस इतने अच्छे से डिफाइंड नहीं है। अभी मैं बताता हूँ उसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है? तो इनऑर्गेनिक के जो चैप्टर्स बता रहा हूँ अच्छे से कर लेना। और देखो पहला चैप्टर बताता हूँ तुम्हें। पहला चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है? अब देखो केमिकल बॉन्डिंग इंडिविजुअल चैप्टर की बात करूँगा ना, 4 क्वेश्चन ये दे जाता है अपने में से। 4 क्वेश्चन यानी 4 चौक 16 मार्क्स, 16 मार्क्स तुम्हें दे जाएगा ये अपने अकेले, अकेले के दम पे। मान लो इसका फजान्स रूल है, तो फजान्स रूल थोड़ी ना सिर्फ यहीं पे लगेगा केमिकल बॉन्डिंग में, आने वाले हर एक चैप्टर में लगेगा, हर एक इनऑर्गेनिक के चैप्टर में लगेगा, इवन ऑर्गेनिक में भी जाकर लग जाता है फजान्स रूल, अगर तुम ध्यान से देखो तो। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम केमिकल बॉन्डिंग इधर पढ़ लोगे ना, 4 क्वेश्चन तो इधर मिल जाएँगे तुम्हें, और बाकी हर चैप्टर में एक-एक क्वेश्चन तुम्हें इस केमिकल बॉन्डिंग से मिलेंगे, ठीक है? अगर मैं कहूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो कि बेस चैप्टर है, मैंने उसे ऐड नहीं किया है इसमें, ना ही उसकी मार्किंग बताई है, लेकिन वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि अगर मान लो तुम्हें पी ब्लॉक का आयनाइज़ेशन एंथैल्पी का ऑर्डर पूछा जाता है, तो वो कहीं न कहीं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का ही तो क्वेश्चन हुआ इनडायरेक्टली, लेकिन डायरेक्टली वो पी ब्लॉक का है। तो अगर तुम किसी भी बेस चैप्टर को अच्छे से कर लेते हो, जैसे केमिकल बॉन्डिंग हुआ, क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर हुआ, अगर तुम बेस को अच्छे से कर लोगे ना, तो ऊपर वाली चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाती हैं, ठीक है? सिंपल सा बोल रहा हूँ, केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से कर लेना, अच्छे से टाइम देना, लंबा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, तो तुम्हें दिमाग लगा के, टाइम दे के, सब करके अच्छे से पढ़ना होगा। तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लो, इनऑर्गेनिक तुम्हारी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है? अब आते हैं दूसरे चैप्टर पे। दूसरा चैप्टर जो कि सबसे अच्छा चैप्टर माना जाता है, पी ब्लॉक। अच्छा चैप्टर इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे नीट के वक़्त में सबसे ज़्यादा इसी ने परेशान किया था, क्योंकि इसका कोई सिलेबस ही डिफाइंड नहीं है। पी ब्लॉक में क्या-क्या पढ़ना है, कि कितने एसेट का कंपाउंड आ जाता है, पी4 क्या-क्या आ जाता है, अब कितना पढ़ेंगे उसमें से, ठीक है? वो बता रहा हूँ मैं। देखो किसी एक अच्छे टीचर को पकड़ लो, अच्छे टीचर को पकड़ लो, या तो उसके नोट्स ले लो या उसके लेक्चर को देख लो। इस साल वाले ही देखना, या पिछले साल का भी देख सकते हो, बट 23 पे मत जाना, 24 या 25 इन्हीं दोनों का देखना, ठीक है? इन दोनों में से कोई एक लेक्चर, इन दोनों साल में से कोई एक का लेक्चर देख लेना और उसके नोट्स को फॉलो कर लेना, ब्लाइंडली फॉलो कर लेना, ठीक है? ऐसे क्या होगा कि टीचर एक्सपीरियंस्ड है, उसे पता है कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, नहीं बन रहा है। लेकिन अगर रियल बात बताऊँ ना, तो टीचर्स भी श्योर नहीं है कि कहाँ से सिलेबस है, कहाँ से कहाँ तक सिलेबस है। लेकिन अब तुम्हारे पास तो कोई चॉइस नहीं है, यू हैव नो चॉइस, यू हैव टू ट्रस्ट ऑन, क्या बोलते हैं, टीचर्स। तो अब तुम ट्रस्ट करो टीचर पे, तुम उसे ब्लाइंडली फॉलो करो, तभी तुम्हारा हो पाएगा। मैंने खुद मोहित द टीचर सर है ना, उन पर ट्रस्ट कर लिया था, ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, उनके नोट्स फॉलो किए, उनके लेक्चर्स को फॉलो किया और नीट में दिया। इनऑर्गेनिक में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ मेरा, ठीक है? तो ये बोल रहा हूँ कि एक भी टीचर को अच्छे से फॉलो कर लेना, पी ब्लॉक हो जाएगा, टेंशन मत लेना। क्योंकि अगर तुम्हें एग्जाम के वक्त में कोई सबसे ज़्यादा टेंशन देगा, वो इनऑर्गेनिक है, ये लिख के ले लो। इसका सिलेबस ही डिफाइंड नहीं है ना, कितना पढ़ोगे? इसलिए बोल रहा हूँ किसी एक अच्छे टीचर को फॉलो कर लो। तीसरा चैप्टर आ जाता है कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन का जो चैप्टर है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स,
कुछ सालों तक तो ये क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, इसमें से उतने ज़्यादा नहीं आ रहे थे, बट अब जो देख रहा हूँ 4 क्वेश्चन तक आ जाते हैं इस चैप्टर में से, ठीक है? अब इसका सीक्वेंस बढ़ता जा रहा है। तो कोऑर्डिनेशन थोड़ा मीडियम ही चैप्टर है, इतना भी ईज़ी नहीं है और इतना भी हार्ड नहीं है। जेईई मेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब इंपॉर्टेंट बन चुका है, ठीक है? तो 4 क्वेश्चन इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हो। थोड़ी-सी अजीब बात इसकी ये है कि ये कोऑर्डिनेशन का कनेक्शन कहीं और नहीं है, कि अगर इस चैप्टर को पढ़ लो तो कहीं और फ़ायदा मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ा नहीं है, मुझे नहीं दिखा है, ठीक है? तो कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हो तो उसके अंदर से तुम्हें 4 क्वेश्चन मिल जाएँगे, 4 चौक 16 मार्क्स तुम्हें मिल जाएँगे, 12-16 मार्क्स तो आराम से मिल जाएँगे, ठीक है? तो कोऑर्डिनेशन ज़रूर करके जाना, वो बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, ठीक है? अब तो उसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन्स भी बनने लगे हैं एनर्जी वाला, ग्राफ भी कभी पूछ लिया जाता है, तो वो सब देख के जाना, ठीक है? ये बात रही तुम्हारी इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक में सिर्फ़ 3 ही चैप्टर्स बताया हूँ, तो उसी हिसाब से देख लेना। लास्ट में आता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तुम लोग पता नहीं ऑर्गेनिक से इतना ज़्यादा क्यों डरते हो? मैं सिंपल सा रीज़न बताता हूँ, तुम लोगों का बेस कमज़ोर होता है, इस वजह से तुम लोगों को कभी भी ऑर्गेनिक समझ ही नहीं आती है, ठीक है? इसलिए बेस अगर बनाना है तो सबसे पहला चैप्टर है जीओसी। 4 से 5 क्वेश्चन्स तक बन जाते हैं जीओसी में, क्योंकि जीओसी नाम के लिए एक जीओसी है, बट उसमें आइसोमेरिज़्म है, नोमेनक्लेचर है, रिएक्शंस हैं, पूरे के पूरे चैप्टर्स इसी में समा जाते हैं, ठीक है? तो 4 से 5 क्वेश्चन्स मिल जाते हैं। एक एडवाइस दूँगा, नोमेनक्लेचर जो है ना, उसमें से एक ही क्वेश्चन आता है। तो इतना डीप में मत पढ़ने लग जाना कि नोमेनक्लेचर के अलग-अलग हार्ड क्वेश्चंस कर रहे हो। ईज़ी वाले कर लेना, मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार देख लेना, एक बार पढ़ लेना, एक बार क्वेश्चन कर लेना। ऐसा नहीं कि उसमें पूरा टाइम वेस्ट करने लग जा रहा है, वैसा मत करना। एक ही क्वेश्चन आता है, वो भी ईज़ी वाला आता है, तो ज़्यादा टाइम मत देना, ठीक है? आइसोमेरिज़्म का भी सेम कॉन्सेप्ट है। इतना ज़्यादा डीप पूछा नहीं जाता, जितना डीप तुम लोग पढ़ के चले जाते हो, ठीक है? और टाइम वेस्ट हो जाता है उसी में, सिंपल सी बात, ठीक है? बाकी जीओसी को जितना स्ट्रॉन्ग रखोगे, ऑर्गेनिक उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि ये बेस है ना। 4 से 5 क्वेश्चन अकेले जीओसी दे देता है और जीओसी से कनेक्शन बैठा हो ना दूसरे चैप्टर का, तो हर चैप्टर में इसका कनेक्शन है और हर चैप्टर से क्वेश्चन्स आ रहे हैं। तो समझ लो जीओसी हर क्वेश्चन्स में तुम्हें हर चैप्टर में एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहा है, जीओसी अकेले। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेम जो है ना हाइड्रोकार्बन का है। जीओसी और हाइड्रोकार्बन अगर तुम सिर्फ यही दोनों चैप्टर्स कर लो ना, तो एक वक़्त के लिए तुम कह सकते हो कि आधे से ज़्यादा केमिस्ट्री तुमने कर ली, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुमने कर ली। क्योंकि जीओसी और हाइड्रोकार्बन्स बेसिक चैप्टर्स हैं, सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसका जो रिएक्शन है ना, किसी चैप्टर में वो एप्लीकेशन बन के आ जाएगा, किसी में उसी का मैकेनिज़्म दिखा दिया जाएगा, किसी में उसका यूज़ कुछ ऐसा ही हो जाएगा, इसी के रिएक्शंस। तो अब देखो, ये हो गया 2 चैप्टर जीओसी और हाइड्रोकार्बन। अब 12th में एंटर करोगे तो हेलो एल्कीन, हेलो एरीन। पहला चैप्टर है, ईज़ी है, हो जाएगा, ठीक है? तो हेलो एल्कीन, हेलो एरीन में से 2 ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। बट इम्पोर्टेंट इसमें ये है, जैसे तुम इसमें से ले लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है? ग्रिग्नार्ड अब बताओ तुम कि किस चैप्टर में यूज़ नहीं होता है? बनाना सिखाया गया ग्रिग्नार्ड का हेलो एल्कीन में, यूज़ सिखाया गया हेलो एल्कीन में, सब कुछ हेलो एल्कीन में हुआ, लेकिन एप्लीकेशंस हर चैप्टर में। तो अगर तुम हेलो एल्कीन, हेलो एरीन पढ़ लेते हो, तो हर चैप्टर में तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। इसी तरह से क्लोरीन वाला या जितने भी रिएक्शन है, फिंक्लिस्टीन या जो भी होता है, तो जितने भी ऐसे रिएक्शंस हैं, वो हर चैप्टर में यूज़ होते हैं। तो अगर इसे यहाँ पे कर लेते हो, तो तुम्हारा हर चैप्टर में आसानी होगी, हेल्प मिलेगी तुम्हें, ठीक है? तो 2 क्वेश्चन भले ही ये यहाँ पे दे रहा हो, बट बाकी के चैप्टर्स में ये अच्छे खासे क्वेश्चंस दे रहा है, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, ठीक है? इसलिए बोल रहा हूँ। फिर आ जाती है बात एल्डिहाइड कीटोन्स की। एक तो इसका कनेक्शन बहुत दूर तक है, हर चैप्टर में इसका कनेक्शन है। दूसरी बात, ये अकेले ही 4 क्वेश्चन तक दे देता है, कभी-कभी तो 5 दे देता है, मैंने तो 4 लिखे हैं। 4 क्वेश्चन्स तक भी दे देता है, ठीक है? तो 4-5 क्वेश्चन्स ये अकेले दे देता है। इसका कनेक्शन बैठाओगे ना दूर-दूर चैप्टर्स तक, आराम से मिल जाएगा। तो वो जो कनेक्टेड चैप्टर्स होंगे, उसमें भी ये क्वेश्चन देगा, अपने में तो खुद देगा ही देगा। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, 20-24 मार्क्स तुमसे मिल जाते हैं इसमें से, ठीक है? तो एल्डिहाइड कीटोन्स को अच्छे से कर लेना, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है इस चैप्टर में। तुम्हें इसमें रिवीज़न करना होगा, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, पीवाईक्यूज़ देखने होंगे, क्योंकि एल्डिहाइड है, फिर कीटोन है, फिर कार्बोक्सिलिक है, तो 3-3 पार्ट्स आ जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। लास्ट में एक छोटा-सा चैप्टर है, बायोमॉलिक्यूल्स। दिखने में बहुत सा छोटा-सा है, एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में आओगे तो बायोकेम में बायोमॉलिक्यूल्स अच्छे से पढ़ाया जाता है, ठीक है? तो नीट में भी ये अच्छे से पूछा जाता है। बायोमॉलिक्यूल्स का एक टेबल है लास्ट में, ठीक है? देखोगे तो टेबल है, उसमें से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। स्टार्टिंग में कुछ रिएक्शंस हैं, उसमें से 1-2 क्वेश्चन्स आ जाते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स में 4-5 क्वेश्चन्स बन जाते हैं, ठीक है? कितना छोटा चैप्टर है, उसे बस एक बारी रट लेना। अच्छा नहीं लगता वो चैप्टर, सही मानों में वो अच्छा नहीं लगता चैप्टर, बट एक बार पढ़ लोगे उसे, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा और अच्छे खासे मार्क्स वो आराम से अकेले दे देता है, ठीक है? इसलिए हल्के में मत लेना उसे। बायोमॉलिक्यूल्स तुम लोग लास्ट चैप्टर होता है ना, तो तुम लोग हल्के में लेके छोड़ देते हो, लेकिन बायोमॉलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत अच्छे मार्क्स देके जाता है। मैंने इसमें भी लिखा हुआ है 3 क्वेश्चन, बट आ जाता है, अच्छे खासे क्वेश्चन्स आ जाते हैं, ठीक है? तो बायोमॉलिक्यूल्स को हल्के में मत लेना। ये जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं ना, तो देख लो, जितने भी मार्किंग स्कीम बताई है, उसके हिसाब से 150 मार्क्स बन जा रहे हैं, ठीक है?
तो आराम से अगर मैं बोलूँ 140 मार्क्स भी बन जाएँगे ना इतने में से, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि 32-30 चैप्टर्स सिलेबस में, उसमें से 13 ही चैप्टर ऐसे बता रहा हूँ, जिसमें से 150 मार्क्स निकल जा रहे हैं। तो ये तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदा होगा अगर तुम इसे अच्छे से फ़ॉलो कर लेते हो, ठीक है? तो यही पूरी बात रही इसकी, और जैसे चैलेंज तुम लोगों ने एक्सेप्ट कर रखा है कि 4 महीने में नीट क्लियर कर देना है, तो कर देना है, ठीक है? बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। कोई भी डाउट हो, कोई भी डिस्कशन हो, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे जॉइन कर लेना, वरना यूट्यूब पे कमेंट कर देना, मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू।